देखा जाए तो गुड़िया कोठी का इस बार काफी महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाएगी। अभी सिर्फ 8 कैंडिडेट जो कि संभावित कैंडिडेट है, लेकिन आज फिर से एक बार उम्मीद हम कर सकते हैं कि हमको लग रहा है कि 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रत्याशी अगर कहीं होंगे तो गुड़िया कोठी में होंगे। लेकिन इतना तो तय माना जाता है कि गुड़िया कोठी क्षेत्र में जो वहां की जनता है वो काफी जो है कि मतलब अपनी पारखी ज्यादा मौका किसी को नहीं देती है। बस एक बार किसी का टेन्योर देखा उसने, उसको लगा कि ये काम करने के लायक हैं तो फिर उनको मौका दिया जाए और नहीं तो नहीं। हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन इस बार अगर हम 2005 से लेकर के 2020 का रिजल्ट देख लें तो जनता ने हमेशा नया चेहरा को चुना है। इस बार क्या कुछ गुड़िया कोठी की जनता कर रही है, फिलहाल इसमें सबकी देश में इस वक्त 2 राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा हरियाणा। जम्मू कश्मीर का चुनाव इसलिए अहम था क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव वहां पे हुआ है और वहां पे धारा 370 हटने के बाद भाजपा और भाजपा के जितने भी जो उसके समर्थक हैं उन लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि इस बार भाजपा वहां पे कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगा और संभवतः सीट ज़्यादा लाए, या ये भी हो सकता है कि वो सरकार बना ले। लेकिन ये वहां पे सपना पूरा नहीं हो पाया, इसलिए कि एक बार फिर से वहां की जनता ने कांग्रेस और वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपना मुहर लगा करके एक बार उनको मौका दिया है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जिस तरीके से नाटकीय अंदाज में, हालांकि जितने भी एग्जिट पोल थे उन सभी एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार वहां पे बन रही है, यानी कि भाजपा वहां से विदाई हो रही है उसकी, और एक बार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की वापसी वहां पे हो रही थी, यानी कि एक बार 10 साल के बाद कांग्रेस फिर से वहां पे आ रही है। लेकिन ये एक नाटकीय अंदाज देखा जाए और बहुत लंबे ड्रामे के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने में कामयाब हुई। खैर चलिए, ये तो बात है आपको 2 उन राज्यों का जिसके ऊपर सबकी निगाह थी, लेकिन अब पूरी देश की निगाह है बिहार विधानसभा के चुनाव पे है। हमने पहले ही कई जो है कि विधानसभा का चर्चा किया है, जिसमें सिवान लोकसभा के लगभग सिवान और महाराज लोकसभा के 8 विधानसभाओं में हमने 3 पे विश्लेषण किया है, जिसमें एक रघुनाथ, दूसरा सिवान सदर और तीसरा बढ़िया का। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे गुड़िया कोठी की। बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में, और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, गुड़िया कोठी जो कि देखा जाए तो सिवान और महाराजगंज के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में इसकी गिनती की जाती है। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा कि सिवान सदर हो या बढ़िया या फिर दरौली हो, इन या फिर रघुनाथपुर को भी हम गिन लेंगे। देखिए, ये कुछ ऐसे सीट हैं जहां पे लगातार चेहरे जो है कि वही रिपीट करते आते रहे हैं। हालांकि बढ़िया में 2 टर्म वहां पे श्याम बहादुर सिंह रहे। सिवान सदर की हम बात करें तो यहाँ पे लगातार 3 टर्म जो है कि अवध बिहारी चौधरी रहे, चौथी बार उनको मौका मिला। फिर उसके बाद लगातार जो है कि व्यासदेव भी रहे। तो इस तरह से देखा जाए, और रघुनाथपुर में भी लगातार 2 बार से जो है कि हरिशंकर यादव विधायक बनते आ रहे हैं। लेकिन ये बात जो है कि गुड़िया कोठी में सेट नहीं करता है। वहां की जनता किसी को एक बार मौका देती है और अगर वो खरा नहीं उतरता है तो जनता उसको बदल देती है। हालांकि इसका रिजल्ट कई बार मिल चुका है और इसका हम एक प्रूफ भी देंगे आपको 2005 से लेकर के और 2020 तक। देखिए, 2005 में वहां पे वहां की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी इंद्रदेव प्रसाद को जिताई वहां पे, और उसके बाद उनको बिहार विधानसभा के सदन में भेजा गया। हालांकि उसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया क्या नहीं किया इस काम को हम नहीं गिनाएंगे, लेकिन उसके बाद जब 2010 में चुनाव हुआ तो जनता ने उनको नकार दिया और उनके जगह पे भूपेंद्र नारायण सिंह को लाया गया। हालांकि भूपेंद्र नारायण सिंह वहां पे विधायक बने 2010 में, उसके बाद वो भी सदन में गए। उन्होंने भी क्या कुछ किया क्या नहीं किया इसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब समय आ गया 2015 की, और 2015 में एक बार फिर से वहां की जनता ने भूपेंद्र नारायण को हरा करके और उसके बाद वहां पे सतदेव प्रसाद सिंह को चुन लिया। 5 साल सतदेव प्रसाद सिंह भी रहे, कई वाद विवाद भी हुआ और कई बात उनके सामने भी आई। लेकिन उसके बाद जनता के जब वो अदालत में गए तो जनता ने उनको नकार दिया, यानी कि 2015 में उनको हरा करके, और एक बार उनको मौका नहीं दे करके बल्कि उस बार मौका दिया गया देवेश कांत सिंह को, जो कि भारतीय जनता पार्टी से वो आते हैं। और अब इस तरह से देखा जाए, यानी कि 5, 10, 15 और 20, तो इस 20 साल के टेन्योर में 2 बार जनता ने राजद को मौका दिया और 2 बार भाजपा को मौका दिया। लेकिन इस बार चूंकि कई प्रत्याशी हैं और इस बार क्या कुछ होगा ये काफी महत्वपूर्ण है।
लेकिन इससे पहले हम उस पर बात करें, हम पहले ये समझ लेना चाहते हैं कि 2020 में कितने प्रत्याशी चुनाव लड़े थे गोरियाकोटी से, कितनों को जीत मिली, मतलब कितनों को जो है कि वोट कितना मिला था, इस पे हम अपनी एक सरसरी नज़र पहले आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो कि जीते हुए कैंडिडेट थे, यानी कि विनिंग कैंडिडेट थे देवेशकांत सिंह। देवेशकांत को वोट मिला था 87,368 वोट मिले थे उनको, और वो विनिंग कैंडिडेट रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी प्रत्याशी थी नूतन देवी, जिनको नूतन वर्मा भी कहा जाता है, उनको वोट मिला था 75,447 वोट मिले थे। ये सेकंड कैंडिडेट रही हैं। और तीसरा कैंडिडेट जो रहा वो रहे आपको अरविंद कुमार, जिनको मिला था वोट 5223 वोट मिला था। और अगर हम इसी सिलसिले को जोड़ते चले जाएं तो चौथा नंबर पे अशोक कुमार वर्मा रहे, जिनको 4104 वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात कर ले कौनेन अहमद की, तो उनको 3136 वोट मिले थे। और उसके बाद अनूप कुमार तिवारी को 2377 वोट मिले थे। और एक रहे प्रेमचंद सिंह, जिनको 1767 वोट मिले थे। और उसके बाद ये आंकड़ा बिल्कुल गिरता चला गया, यानी कि 1200, 1100, किसी को 300, किसी को 600, इस तरह के वोट मिले हुए थे। तो जाहिर है कि जिस तरीके से ये आंकड़ा था, ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो पार्टियों के ही बीच जो है कि बन करके रह गई थी, जिसमें एक देवेशकांत सिंह थे और दूसरा नूतन वर्मा थी। अगर हम पूरे प्रत्याशियों की बात कर ले तो गोरियाकोटी में 2020 में लगभग 24 प्रत्याशी थे। अब उन 24 प्रत्याशियों का नाम हम जरा सरसरी निगाहों से बता देते हैं। देखिए, देवेशकांत सिंह थे जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, नूतन वर्मा थी, ये राजद से थी, और अखिलेश मिश्रा थे, ये जो कि भारतीय सब लोग पार्टी से थे। अनूप कुमार तिवारी ये इंडिपेंडेंट थे, अरविंद कुमार थे, ये भी इंडिपेंडेंट थे, अशोक कुमार वर्मा थे, धर्मवीर सिंह थे, जवाहर सिंह थे, उसके बाद संतोष कुमार सिंह थे, कौनेर अहमद, लाल बाबू, मनोज कुमार सिंह, प्रेमचंद मिश्रा, प्रेमचंद सहवाल, प्रेमचंद्र सिंह, रामायण सिंह, रामायण यादव, रविंद्र पांडे, संजय सिंह, सत्यदेव प्रसाद सिंह, शेख इमाम हुसैन, त्रिभुवन सिंह, विनय कुमार सिंह और लाल बाबू शंकर। ये लगभग 24 प्रत्याशियों का एक बड़ा लिस्ट है, जिस लिस्ट को देख करके कहा जाता था कि भाई सबसे ज़्यादा प्रत्याशी अगर कोई थे तो वो थे आपको गोरियाकोटी में। लेकिन जनता ने दो लोगों के ऊपर मोहर लगाया, उसमें से एक देवेशकांत सिंह जो कि वहाँ के विनिंग कैंडिडेट थे, और दूसरा प्रत्याशी रही वहाँ पे जो दूसरे नंबर पर रही नूतन देवी रही हैं। तो जाहिर है कि ये मामला 2020 का रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा? देखिए, इस बार एक सबसे महत्वपूर्ण घटना बिहार में घट रही है, वो है जन सुराज को लेकर के। क्योंकि जन सुराज भी अपना इस बार दावा मजबूत रखा है। जन सुराज भी ये कह रहा है कि हम 243 सीटों पे अपना प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि उसमें से कितने लोगों को जिता पाएंगे, क्या कुछ समीकरण बनता है, अब तो जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राजद भी अपने प्रत्याशियों के प्रति अभी से ही सचेत हो गया है और चुन चुन करके प्रत्याशियों को उतार रहा है, यानी कि अभी से ही वो उसमें इंडिकेट किया जा रहा है। अब सवाल है कि भाजपा कहां से पीछे रहेगी। भाजपा भी इसी तरीके से कहीं कहा जा रहा है कि वो भी मन को, यानी कि मनमुटाव के तरीके से, यानी कि कोई उसके अंदर मनमुटाव नहीं हो, इसलिए वो भी कई प्रत्याशियों को फील्ड में भेज चुकी है कि आप अपना अपना काम कीजिए। तो जाहिर है कि देखा जाए तो दोनों पार्टियां अपने स्तर पे तैयारी कर रही हैं। अगर हम जनसुराज की बात कर ले तो जनसुराज भी अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। चलिए, अभी हम अगर बात कर लें कि गोरियाकोटी में संभावित प्रत्याशी कौन कौन होंगे, तो संभावित प्रत्याशियों की हम बात कर लें तो देखिए, सिटिंग कैंडिडेट तो हैं देवेशकांत सिंह, उनको तो टिकट मिलेगा ही, चूंकि भाजपा के वो सिटिंग विधायक हैं और इससे पहले वो नहीं बल्कि 2020 के वो विनिंग कैंडिडेट है। तो जाहिर है कि पार्टी जो है कि एक बार फिर से उनके ऊपर मुहर लगा सकती है। दूसरा जो प्रत्याशी हैं वो जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष हैं विपिन कुशवाहा, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि विपिन कुशवाहा इस बार राजद से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि संभावना ये व्यक्त की जा रही है, सिर्फ किसी को अभी पार्टी ने जो है कि ऑथराइज नहीं किया है, लेकिन संभावना ये बताई जा रही है कि हो सकता है तो राजद के जो है कि विपिन कुशवाहा इस बार प्रत्याशी बन सकते हैं। दूसरा जो प्रत्याशी हैं वरुण सिंह। देखिए, वरुण सिंह चूंकि जिला पार्षद हैं, लेकिन इनके बारे में भी खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये भी जो है कि कहीं ना कहीं कई पार्टियों के
जो है कि संपर्क में है, संभवतः इनको भी टिकट इस बार कोई पार्टी दे सकती है। कौन पार्टी देगी अभी इसका कुछ बात नहीं चल रहा है, लेकिन इतना जरूर तय है कि वरुण सिंह भी जो है कि इस बार प्रत्याशी हैं और खास करके गुरियाकोटी में एक मजबूत दावेदार भी माने जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात कर ले रेणु देवी की, देखिए रेणु देवी एक महिला प्रत्याशी हो सकती हैं। खास करके जिस तरीके से नूतन वर्मा, उसी तरीके से रेणु देवी भी महिला प्रत्याशी हो सकती है। राजद की ये नेत्री हैं और उसके बाद जिला पार्षद भी हैं, काफ़ी मजबूती से अपनी बात को रखती भी हैं। कई बार इन्होंने इस बात को कहा भी है हम लोग के चैनल पर भी कि अगर मौका चुनाव जरूर लड़ेंगे। इस बार इनकी भी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, खास करके गुरियाकोटी क्षेत्र। तो अब सवाल है कि गुरियाकोटी क्षेत्र इस बार जितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, अगर पिछले बार की हम बात करें यानी कि 2020 में, तो उस वक्त 24 कैंडिडेट थे, लेकिन इस वक्त सिर्फ हमारे पास 8 कैंडिडेट का लिस्ट आया है, जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर ले रेणु देवी के बाद, तो एक ऐसे प्रत्याशी जो कि युवा हैं, जिनका नाम है पुनीत कुमार सिंह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जा रहे हैं, बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बाद ये राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पे आकर के अपनी बातों को ये बहुत बारीकी से और बेबाकी से रखते भी हैं। यानी कि पुनीत कुमार सिंह भी इस बार जो है कि मैदान में आएंगे, खास करके गुरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से। अब हम बात कर लेते हैं रविंद्र राय की। देखिए रविंद्र राय भी जो है कि इस बार जो है कि प्रत्याशी माने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनके भी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। हालांकि रविंद्र राय जितना मजबूती से अपनी बातों को रख रहे हैं, वो भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इस बार उम्मीद है कि रविंद्र राय भी प्रत्याशी बन सकते हैं। और अब किस पार्टी से बनेंगे, सबको पता है कि वो राजद से हैं, तो राजद की ही बात करेंगे उनसे, तो जाहिर है कि उनके बारे में ये पता चल रहा है। अब जो सबसे आखिरी में है यानी कि 8वें नंबर पर है, वो है हनी वर्मा, यानी कि उनकी माँ नूतन वर्मा की। देखिए नूतन वर्मा चूंकि पहले चुनाव लड़ चुकी हैं और अच्छा खासा उनका वोट मार्जिन भी मिला है। इस बार चूंकि वो राजद में नहीं है, चूंकि 6 साल के लिए पार्टी ने शायद कि उनको निष्कासित किया है, तो जाहिर है कि निष्कासन के बावजूद भी एक अच्छी दावेदार मानी जा रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मामला बहुत कुछ बदल सकता है, राजनीतिक है, राजनीतिक घटनाक्रम में बहुत सारी चीज़ें जो है कि बहुत बदल भी जाती हैं। तो जाहिर है कि नूतन वर्मा भी इस बार काफ़ी मजबूत दावेदार मानी जा रही है गुरियाकोटी क्षेत्र से। तो लगभग इन 8 प्रत्याशियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार गुरियाकोटी क्षेत्र से ये संभावित प्रत्याशी हैं। फिर से मैं एक बार आपको बताता चलूं तो देवेशकांत सिंह जो कि विधायक हैं, ये तो चूंकि सिटिंग कैंडिडेट है तो इनको तो पार्टी टिकट दे ही देगी, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से टिकट के बारे में कहा जा रहा है कि भाई जो सिटिंग कैंडिडेट है उनको तो पार्टी देगी। दूसरा जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है विपिन कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय जनता दल के अभी जिला अध्यक्ष हैं। तीसरा वरुण सिंह है। चौथी जो है कि रेणु देवी हैं, रेणु देवी यादव जिनको लिखा जाता है। उसके बाद अभी आपको पुनीत सिंह हो रहे हैं, रविंद्र राय हो रहा है और उसके वर्मा भी चुनाव इस बार रहेंगे मैदान में। और इस तरह से देखा जाए तो गुरियाकोटी का इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाएगी। अभी सिर्फ 8 कैंडिडेट जो कि संभावित कैंडिडेट है, लेकिन आज फिर से एक बार उम्मीद हम कर सकते हैं कि हमको लग रहा है कि 8 विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी अगर कहीं होंगे तो गुरियाकोटी में होंगे। लेकिन इतना तो तय माना जाता है कि गुरियाकोटी क्षेत्र में जो वहाँ की जनता है वो काफ़ी जो है कि मतलब अपनी पारखी नज़र रखती है और वो ज़्यादा मौका किसी को नहीं देती है। बस एक बार किसी का टेन्योर देखा उसने, उसको लगा कि ये काम करने के लायक हैं तो फिर उनको मौका दिया जाए और नहीं तो नहीं। हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन इस बार अगर हम 2005 से लेकर के 2020 का रिजल्ट देख लें तो जनता ने हमेशा नया चेहरा को चुना है। इस बार क्या कुछ गुरियाकोटी की जनता कर रही है, फिलहाल इस पे सबकी निगाहें हैं। आज का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे के हर उस विधानसभा क्षेत्र के लिए जो हमारा विश्लेषण होगा उस पर बने ज़रूर रहिएगा। आप सबका बहुत